रात के 10 बजे तक मैं घर के सारे काम निपटा चुकी थी। घर में सिर्फ मैं, मेरी नंद और सास रहती थी। बाहर से सब बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक अजीब सी घबराहट बनी रहती थी। नंद का बर्ताव अक्सर मुझे परेशान करता, उसकी नज़रें और उसका रहस्यमय मुस्कुराना मुझे बेचैन कर देता। मैं कई बार सास को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा, तुम बस ज़्यादा सोच लेती हो। यही वजह थी कि मैं सब कुछ मन में दबाए चुप रहती। उस दिन बहुत थक गई थी, इसलिए अपने कमरे में जल्दी सोने चली गई। दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया क्योंकि गर्मी थी। पंखे की धीमी आवाज़ और बाहर कुत्तों की भौंकने की गूंज में मुझे जल्दी ही नींद आ गई। करीब आधी रात मुझे अचानक लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। पहले तो मैंने सोचा सपना होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे चादर खिसकती महसूस हुई और किसी की उंगलियां मेरे हाथों को हल्के से छूने लगी। मेरी आंखें डर से खुल गई। कमरे की हल्की रोशनी में मैंने देखा मेरी नंद मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं हकबका गई, डर गई। गुस्से के बीच फंसी आवाज़ में मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह पहले तो चुप रही, फिर फुसफुसाकर बोली, तुम्हें अकेला देखना अच्छा लगता है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत चादर कसकर पकड़ ली, तेज़ आवाज़ में सास को पुकारा। जैसे मैंने आवाज़ लगाई, नंद पीछे हट गई और कमरे से निकलकर अंधेरे में गायब हो गई। सास दौड़ती हुई मैंने रोते हुए सब कुछ बताया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने घर के आंगन में नंद को अकेले टहलते देखा तो उनके चेहरे पर भी डर साफ झलक गया। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। सास ने मेरे सामने नंद से कड़ी बात की और मुझे यह एहसास दिलाया कि अब मुझे चुप नहीं रहना है। उस रात के बाद घर में चुप्पी और बोझिलपन फैल गया। सास ने मेरे सामने नंद से बात तो की, लेकिन मुझे अंदर से लगता रहा कि मामला वहीं ख़त्म नहीं हुआ। नंद की आंखों में एक अजीब सी चुनौती रहती थी, जैसे वह कहना चाहती हो कि तुमने मुझे रोका तो क्या मैं फिर आऊँगी। कुछ दिन सब सामान्य रहा। मैं अपने कमरे में ज़्यादा समय बिताने लगी। दरवाज़ा अब मैं हमेशा बंद करके रखती थी, लेकिन डर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। एक रात करीब 1 बजे अचानक कमरे की खिड़की से कोई हलचल सुनाई दी। मैं चौंक कर उठी। बाहर अंधेरा था, लेकिन खिड़की पर हल्की खटखटाहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने साहस जुटाकर पर्दे हटाए तो देखा मेरी नंद खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी, चेहरा पीला लग रहा था और होंठों पर वही अजीब मुस्कान थी। उसने खिड़की पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, तुम्हें लगा मैं रुक जाऊंगी? अब तो मैं तुमसे बात अधूरी रह गई है। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन गला सूख गया। तभी अचानक कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और पूरा माहौल और डरावना हो गया। मैं भागकर दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से अटक गया। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा और आखिरकार दरवाज़ा खुल ही गया। बाहर निकलते मैंने ज़ोर से सास को आवाज़ दी। सास दौड़ती हुई आई और जब खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, जैसे कभी खुली ही ना हो, लेकिन पर्दे पर गीले हाथ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सास ने पहली बार मेरी आंखों में देखकर कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम सच कह रही थी, ये सामान्य नहीं है। उस रात हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब चुप्पी नहीं बल्कि कोई ठोस कदम उठाना। उस रात की खिड़की वाली घटना के बाद घर में सन्नाटा और भी भारी हो गया था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, पर जैसे शाम ढलती दीवारों पर एक अजीब सा डर उतर आता। सास अब मुझे अकेला छोड़ने से हिचकिचाती थी, लेकिन फिर भी घर का माहौल ऐसा था कि हर कोई अपनी अपनी जगह खामोश रहने लगा। नंद वैसे ही घूमती फिरती, मगर उसकी आंखें अब और भी अजीब लगने लगी थी। कभी वह सीधे मुझे देखती तो कभी अचानक मुस्कुराकर नजरें फेर लेती। उसकी चुप्पी में भी जैसे कोई रहस्य छिपा था। मुझे लगता कि वह दिन दिन गिन रही, जैसे सही मौके का इंतजार कर रही हो। करीब 1 हफ्ते के बाद की बात है। रात को मैं सो रही थी कि अचानक बिस्तर पर भारी महसूस होने लगा, जैसे किसी ने आकर उसके किनारे पर बैठकर वजन डाला। मेरी नींद खुल गई और मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में घुप अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी में मैंने देखा नंद बिस्तर पर बैठे। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास झुका हुआ था। उसकी सांसें मेरे गर्दन को छू रही थी। मैं जड़ से जड़ हो गई। वह धीरे से बोली, तुम्हें लगा दरवाज़ा बंद करने से मैं रुक जाऊंगी? दरवाजे से नहीं, मैं तो तुम्हारे सपनों में भी आ सकती हूँ। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और धीमी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से धक्का दिया और भागकर कमरे का बल्ब जलाया, पर जैसे ही रोशनी फैली वह गायब थी। बिस्तर पर गद्दे का दबाव और सिलवटें अभी भी मौजूद थी, पर वह कहीं नहीं थी। मैं चीख पड़ी। सास दौड़ कर आई। मैंने सब कुछ बताया। इस बार भी उन्होंने बिस्तर की सिलवटें देखी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा, अब ये साधारण नहीं है, ऐसा समझना आसान नहीं होगा। अगले दिन हम दोनों ने घर के पुराने हिस्से की तलाश की, क्योंकि सास ने कहा कि नंद का यह बर्ताव पहले कभी नहीं था। अचानक उनका शक गहरा गया, कहीं उसके ऊपर कुछ असर तो नहीं। जब हमने पुराने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो धूल और जाले के बीच एक पुराना डब्बा रखा मिला। उसमें अजीब सी चीज़ें थी, कुछ सूखी नींबू की मालाएं, काले धागे और पुराने कागज, जिन पर जाने किस भाषा में लिखा था। सास ने कांपते हुए कहा, यह सब तो किसी टोने टोटके जैसा लग रहा है। ये नंद के कमरे में कैसे पहुंचा? अब सब कुछ और उलझ गया। नंद की नज़रें, उसकी अजीब हरकतें और रात में उसके कमरे में आना, सब उसी डिब्बे से जुड़ा हुआ लगता था। उस रात हमने तय किया कि दरवाज़ा पूरी तरह बंद कर देंगे और कमरे में दीपक जलाकर रखेंगे। पर सच कहूँ, रोशनी से भी डर पूरी तरह कम नहीं हुआ, क्योंकि ठीक आधी रात को जब दीपक किलो धीमी होकर टिमटिमाने लगी, तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई दिखी। लंबी, अजीब और इंसानी शक्ल से अलग। वह परछाई सीधी मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और पहली बार जोर से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। जब आंखें खोली परछाई गायब थी, लेकिन कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की वाली रात के बाद घर में माहौल बहुत बदल गया। सास अब मेरे पास ज़्यादा रहने लगी, लेकिन डर के बादल जैसे पूरे घर पर छा गए थे। दिन में सब सामान्य लगता, मगर रात होती मुझे महसूस होता कि कमरे की हवा भारी हो जाती है।
नंद का बर्ताव और भी अजीब हो गया था। वह दिन भर चुप रहती, लेकिन जब भी हमारी नज़रें मिलती उसकी आंखों में अजीब सी मुस्कान झलकती, जैसे वह जानती हो कि मैं डर रही हूँ। कई बार वह अचानक से पीछे आ खड़ी होती और जब मैं पलट कर देखती तो कहती, कुछ नहीं, बस देख रही थी। अब मैं हर रात दरवाज़ा बंद करके सोती थी, लेकिन डर कम नहीं हुआ। एक रात करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में सन्नाटा था। मैंने करवट बदली तो देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि सोने से पहले मैंने खुद बंद किया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ पास आती दिखाई दी। मैंने उठकर बैठ गई। अंधेरे में नज़र डालती देखा नंद दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था। ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे प्यास नहीं है। तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हें देख लूँ। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत सास को पुकारा। सास आई और जैसे ही उन्होंने नंद को वहाँ खड़े देखा, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। नंद बिना कुछ कहे वापस चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ एक ऐसी नज़र डाली जैसे कह रही हो, तुम मुझे रोक नहीं सकती। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मेरे भीतर डर और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। सुबह होती मैंने ठान लिया कि अब बात को और दबा कर नहीं रख सकती। मैंने पति को सब कुछ साफ साफ बताया। पहले तो उन्होंने हमेशा की तरह कहा, बस तुम सोच रही हो, लेकिन इस बार सास ने बीच में आकर कहा, नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारी बहन रात को इसके कमरे में आई थी। पति चुप हो गए। उनका चेहरा एकदम कठोर हो गया। मुझे लगा अब शायद सच का सामना करना पड़ेगा। सुबह जब मैंने सास और पति को सब कुछ बता दिया तो घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। पति पहले तो बहुत देर तक चुप बैठे रहे। उनका चेहरा उतरा हुआ था जैसे किसी गहरी सोच में। फिर उन्होंने अचानक गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है मैं अपनी ही बहन पर शक करूंगा? ये सब बातों का क्या मतलब है? उनके शब्दों ने मेरे दिल को और चोट पहुंचाई। मैं सोच रही थी कि अब तो सच उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन उनका गुस्सा देखकर लगा जैसे फिर से वही दीवार खड़ी हो गई है। सास ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने भी देखा है, रात को वह इसके कमरे में खड़ी थी। यह कोई सामान्य बात नहीं है। तू क्यों आंखें मूंद रहा है? पति ने एक पल माँ की ओर देखा, फिर सिर झुका लिया। शायद उनके भीतर टकराव चल रहा था, एक तरफ बहन, दूसरी तरफ बीवी। दूसरे दिन पूरे घर में चुप्पी छाई रही। नंद अपने कमरे से बाहर ज़्यादा नहीं निकली, लेकिन जब भी सामने आती उसकी आंखों में वही अजीब चमक होती। वह मुझे देखकर मुस्कुराती, मानो कह रही हो, देखा, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। रात को मैंने दरवाज़ा बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन डर और बेचैनी के कारण बार बार नींद टूटती रही। करीब 3 बजे अचानक दरवाजे पर धीमी सी खटखट हुई। मैं सन्न रह गई। पहले लगा शायद सास होगी, लेकिन आवाज़ फिर आई, धीमे मगर लगातार। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस धीरे धीरे हैंडल हिला जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुरंत उठकर फ़ोन उठाकर पति को कॉल किया। वह उसी कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद उठे और दरवाज़ा खोला। बाहर देखा तो नंद खड़ी थी। पति का चेहरा गुस्से से भर गया। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा। नंद पहले चुप रही, फिर अचानक रोने लगी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे अकेलापन लगता है, मुझे नींद नहीं आती। जब इसे देखती हूँ तो लगता है मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए आती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। सास भी पास आ गई थी। घर का माहौल और भारी हो गया। पति चुपचाप खड़े रहे और समझ नहीं पा रहे हो कि इसे कैसे संभाले, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कह रही थी। उनका यह स्वीकारना मेरे लिए राहत थी, लेकिन साथ ही डर और भी गहरा गया, क्योंकि अब यह साफ हो गया था कि नंद की हरकतें महज यह संयोग या कल्पना नहीं थी। उसके भीतर सचमुच कोई बेचैनी, कोई जुनून पल रहा था। उस रात जब पति ने पहली बार कहा, तुम ठीक कह रही थी, तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन सच मानो उस रात के पीछे डर और भी गहरा था, क्योंकि अब मामला साफ था। नंद की हरकतें मेरी कल्पना भी नहीं थी, बल्कि सब कुछ गड़बड़ थी। सुबह होते ही पति ने नंद से खुलकर बात करने की कोशिश की। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे। सास चुप थी। मैं भीतर ही भीतर घबराई हुई थी। पति ने सीधी आवाज़ में कहा, दीदी, तुम रात को इसके कमरे में क्यों जाती हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि यह गलत है? नंद पहले तो हंस पड़ी जैसे सवाल मजाक हो, फिर बोली, भाई तुम ही बताओ, इस घर में मैं और है ही कौन जो मुझे समझे? माँ हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती है, तुम दिन भर काम में डूबे रहते हो, और ये तो नहीं है इस घर में। इसे सबकी नज़रों में जगह मिलती है, मुझे क्यों बुरा लगता है? तुम समझ नहीं सकते। उसके शब्दों में एक अजीब सी जलन और अकेलापन झलक रहा था। वह मुझे घूर रही थी, मानो मुझसे ही नफरत हो। पति ने गुस्से में कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात को इस कमरे में घुसो। ये मेरी पत्नी है, इसकी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। नंद अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अजीब सा जुनून भी था। वह चिल्लाकर बोली, तुम्हें मेरी तकलीफ दिखती ही नहीं, तुम्हें तो बस इसकी चिंता है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। इसके बाद घर में कई दिनों तक सन्नाटा रहा। नंद कम ही बाहर आती, लेकिन जब भी आती उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकती। कभी वह मुझे मदद करने का दिखावा करती, कभी पास आकर फुसफुसाती, भाई को मैंने तुम्हें दे दिया, पर वो असल में मेरा है। उसकी यह बातें मेरी हिम्मत तोड़ने लगी। मैंने पति को सब बताया। वह हर बार सुनते, गुस्सा होते, पर उनकी आंखों में बेबसी साफ झलकती। एक शाम पति ने मुझसे कहा, यह अब ऐसे नहीं चल सकता, हमें इसका इलाज करवाना होगा, यह किसी मानसिक परेशानी में है। मैंने हामी भरी, लेकिन दिल के कोने में डर बना रहा, क्या वह मान जाएगी? उस रात जब सब सो गए थे, मैंने फिर से कमरे में अकेली थी। दरवाज़ा बंद था। अचानक खिड़की से हल्की सरसराहट हुई। दिल धड़क उठा। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, भाई मेरा है, चाहे तुम कितने दरवाजे बंद कर लो। मेरी रूह कांप गई। मैंने खिड़की की ओर देखा, पर वहाँ सिर्फ परछाई थी। मैंने उसी वक्त ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, इस घर को और नहीं पालूंगी। अगली सुबह पति और सास के सामने साफ कह दिया,
कह दूंगी कि या तो नंद का इलाज होगा या फिर मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। सुबह होती मैंने ठान लिया कि अब चुप न रहना नामुमकिन है। नाश्ते की टेबल पर बैठती मैंने साफ आवाज़ में कहा, अब ये सब और नहीं चलेगा, या तो नंद का इलाज होगा या फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे शब्द सुनकर घर में खामोशी छा गई। सास ने सिर झुका लिया। पति का चेहरा तना हुआ था, जैसे भीतर ही भीतर कुछ टूट रहा। और नंद सामने बैठी थी, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसे मजा आ रहा हो। पति ने गुस्से से कहा, दीदी अब बहुत हो गया। मैं सबको बचाने के लिए चुप था, लेकिन अब और नहीं, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नंद का चेहरा अचानक बदल गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें लाल हो गई। वह चीख पड़ी, डॉक्टर मुझे पागल समझते हो? तुम्हें लगता है मैं बीमार हूँ? असली बीमारी तो तुम्हारी बीवी है, जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। उसकी बातें सुनकर मेरे पहलू तल जमीन खिसक गई। सास भी कांप गई। पति ने पहली बार अपना गुस्सा खोते हुए कहा, बस अब एक शब्द और नहीं। तू मेरी बहन है, लेकिन इस घर में मेरी बीवी की इज्जत से खिलवाड़ करोगी तो सहन नहीं करूंगा। नंद हाँफने लगी, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने मेरी और उंगली उठाई और कांपती आवाज़ में बोली, तुम्हें लगता है मैंने सब छोड़ दिया? नहीं, बचपन से भाई सिर्फ मेरा था। तुम बीच में आई और सब बदल गया, लेकिन याद रखना वो मेरा है, हमेशा मेरा रहेगा। इतना कहकर वह कमरे से निकल गई और जोर से दरवाज़ा पटक दिया। घर का माहौल भारी हो गया। सास ने रोते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने कभी उसकी तन्हाई को समझा ही नहीं। बचपन से बाप नहीं था, भाई ही उसका सहारा था, और अब जब उसे लगता है कि कोई उसे छीन रहा है तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पति का चेहरा कठोर था। उन्होंने पहली बार मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं। आज रात ही मैं इसे उसके कमरे में बंद कर दूंगा और कल सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, चाहे वो कितना भी हंगामा क्यों ना करे। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अब भी कायम था, क्योंकि नंद की आंखों में मैंने कल रात जो देखा था वो सिर्फ जलन नहीं थी, वो जुनून था, और जुनून हमेशा खतरनाक होता है। उस रात में दरवाज़ा बंद करके सोने ही लगी थी कि अचानक बाहर से कांच टूटने की आवाज़ आई। मैं डर कर उठी। पति भी दौड़े। हम दोनों बाहर पहुंचे तो देखा नंद के कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और वह कहीं नहीं थी। घर में खामोशी गहरी हो गई। सांस के होठ कांप रहे थे। पति बाहर भागे, पर नंद का कोई पता नहीं चला। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये अब सिर्फ घर की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहा। वो अब बाहर जा चुकी थी और पता नहीं कब किस हाल में फिर लौटेगी। नंद के कमरे की टूटी खिड़की देखकर सबके होश उड़ गए थे। पति बाहर दौड़े, मोहल्ले में ढूंढा, आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। सास सोफे पर बैठी कांप रही थी। उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। मैं भी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगता था कि वह कहीं दूर नहीं गई है, वह पास ही कहीं है, बस छुपकर हमें देख रही है। पूरी रात हम सब सो नहीं पाए। सुबह होने तक पति ने पुलिस को खबर देने का सोचा, लेकिन सास ने रोक दिया। लोगों को पता चला तो बदनामी होगी, पहले खुद देख लेते हैं। अगले दिन तक ननद का कोई सुराग नहीं मिला। घर का माहौल और भारी हो गया। पति चुपचाप बैठे रहते। सास बार बार रो पड़ती। मैं हर आवाज़ पर चौंक जाती। तीसरे दिन रात को अचानक मुख्य दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। हम सब दौड़े। दरवाज़ा खोला तो सामने नंद खड़ी थी। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे हुए थे, बाल बिखरे और चेहरा थका हुआ। सास चीख कर उसकी ओर दौड़ी, कहाँ चली गई थी तू? मर कर डराती है क्या? नंद बिना कुछ बोले अंदर आ गई। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे। वह सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ धीमी मगर कांपती हुई थी, तुम सोच रही हो कि मैं भाग गई? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, भाई मेरा है। तुम लाख कोशिश कर लो, मुझे दूर नहीं कर सकती। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पति गुस्से में बोले, दीदी अब बस, अब अगर तुमने एक बार और परेशान किया तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, समझी तुम? नंद ने उनकी ओर देखा और हल्की सी हंसी हंस दी। भाई पुलिस क्या करेगी? ये घर तो हमारा ही है ना। और ये उसने मेरी ओर इशारा किया, ये तो बस मेहमान है, कल को चली जाएगी, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। सास ने उसे कमरे में भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मैं और पति देर तक सो नहीं पाए। पति ने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि यह बात कितनी गहरी है। ये सिर्फ अजीब हरकत नहीं है, ये एक जुनून है, और अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने धीरे से पूछा, तो अब क्या करेंगे? पति की आंखें कठोर हो गई। कल ही इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, चाहे ज़बरदस्ती करनी पड़े। अब ये हमारे बस से बाहर हो रहा है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिल के कोने में डर और भी गहरा गया, क्योंकि मुझे यकीन था नंद इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, और अगली रात शायद और भी भारी पड़ने वाली है। सुबह का माहौल भारी था। रात भर की बेचैनी के बाद मैं सो नहीं पाई। पति ने नाश्ते की मेज पर आते ही साफ कहा, आज ही डॉक्टर के पास जाना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। सास ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ था। उन्हें लग रहा था कि नंद मान जाएगी या नहीं। थोड़ी देर बाद नंद कमरे से बाहर आई। उसकी चाल धीमी थी, जैसे किसी नींद से टूटी हो, लेकिन उसकी आंखों में अजीब तरह से चमक रही थी। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। पति ने गंभीर स्वर में कहा, दीदी तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नंद ठिठक गई। कुछ पल तक हमें देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। डॉक्टर, तुम सबको लगता है मैं बीमार हूँ? अगर मैं पागल हूँ तो इस घर में कौन ठीक है? माँ जो हमेशा आँख मूंद लेती है, तुम जो अपनी बीवी के कहने पर बहन को छोड़ रहे हो, या ये, उसने मेरी ओर उंगली उठाई, जिसने मुझे तुमसे छीन लिया। उसकी आवाज़ तेज़ और कांपती हुई थी। सास डरकर खामोश हो गई, लेकिन पति इस बार पीछे नहीं हटे। दीदी अब बहुत हो गया, तुम्हें समझना होगा कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। ये मेरा घर है और इसमें मेरी बीवी की इज्जत सबसे पहले है। नंद की आंखें अचानक लाल हो गई। वह चीखी,
इज्जत, मेरी इज्जत का क्या, बचपन से मैं अकेली थी, सब मुझे छोड़ते गए, बस भाई मेरे साथ था और अब ये भी मुझसे छीन लिया गया। क्यों, किस हक से? वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, फिर फर्श पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। मैं पहली बार समझ पाई कि उसके अंदर सिर्फ जलन नहीं, गहरा अकेलापन भी है। उसके शब्दों में एक ऐसी पीड़ा थी जो शायद बरसों से दबा हुआ था। पति धीरे से उसके पास बैठे। दीदी, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से तुम रह रही हो वो तुम्हें और हम दोनों को बर्बाद कर देगा। चलो डॉक्टर से मदद लो ताकि तुम सुकून पा सको। कुछ पल तक नंद रोती रही, फिर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बेहद कस गई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सोचती हो मैं पागल हूँ, लेकिन सुन लो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। चाहे डॉक्टर हो या कोई और, भाई को तुमसे अलग करके रहूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरी सांसें रुक सी गई। पति ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और सख्ती से कहा, बस अब और नहीं, आज ही तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। उस पल मुझे एहसास हुआ अब कहानी अपने मोड़ पर पहुंच चुकी थी। या तो नंद मान जाएगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल देगा। सुबह की पहली घड़ी भारी थी। नाश्ता अधूरा ही रह गया क्योंकि पति ने जिद पकड़ी कि आज हर हाल में नंद को डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। सास रो रोकर समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पति का चेहरा कठोर था। अब ये घर में डर के साए नहीं रहेंगे। दीदी को मदद की ज़रूरत है और हम इसे और अनदेखा नहीं कर सकते, उन्होंने साफ कहा। नंद चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। दरवाज़ा भीतर से बंद। कई घंटे बीत गए लेकिन वह बाहर नहीं निकली। पति ने आखिरकार दरवाज़ा खटखटाया। दीदी, तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। भीतर से धीमी सी हंसी सुनाई दी, ठंडी और अजीब हंसी। फिर नंद की आवाज़ आई, भाई तुम मुझे बेइज्जत करोगे, सबके सामने पागल खाने ले जाओगे। पति ने गहरी सांस ली। ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं, तुम्हारी मदद है। अचानक दरवाज़ा खुला। नंद सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन आंखों में वही पुराना जुनून था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो इसे, मेरी ओर इशारा किया, दूर भेज दो। फिर देखना, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर सांस काँप गई। मैंने डर के मारे पति का हाथ पकड़ लिया। पति का सब्र टूट चुका था। दीदी, ये मेरी पत्नी है, इसे कोई दूर नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें यह सच अब तक समझ नहीं आया तो डॉक्टर ही समझाएगा। इतना कहकर उन्होंने नंद का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से छुड़ा लिया और फर्श पर बैठ गई। उसके चीखने की आवाज़ गूंज उठी, तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगी। उसकी चीख सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग दरवाजे तक आ पहुंचे। सब एक दूसरे को देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। सास का चेहरा शर्म और डर से झुक गया। पति ने हिम्मत जुटाई और दोबारा नंद को खड़ा किया। इस बार वह पूरी ताकत से रोती चिल्लाती रही, लेकिन पति ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं भी पीछे पीछे थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे कानों में ही गूंज रही हो। मुझे डर था कि कहीं रास्ते में ही कोई बड़ा हादसा न हो जाए। नंद रोते हुए बार बार यही कह रही थी, भाई तुम मुझे धोखा दे रहे हो, सब तुम्हारी वजह से है। मेरी ओर देखकर, सब तुम्हारी वजह से। उस पल मुझे लगा अब टकराव अपने चरम पर पहुंच गया, सच सामने आने ही वाला है। डॉक्टर के पास जाते वक्त कार के अंदर सन्नाटा था। पति गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठी थी और नंद मेरे बिल्कुल बगल में। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब चमक बनी हुई थी। वह कभी मुझे घूरती, कभी खामोशी से खिड़की के बाहर देखती। अचानक उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, भाई याद है बचपन में हम कैसे एक ही कमरे में सोते थे? माँ हमेशा कहती थी कि तू ही मेरा सहारा है। तब तू कहता था, दीदी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आज वो वादा भूल गया? पति ने गुस्से और दर्द में कहा, वादा निभा रहा हूँ दीदी, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि मेरा परिवार अब सिर्फ तुम नहीं हो, मेरी पत्नी भी है और तुम दोनों की जगह अलग अलग है। नंद की आंखों में आंसू भर आए। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, तुम्हें समझ नहीं आता, ये बीच में आई ही क्यों? ये ना होती तो सब ठीक था। उसकी पकड़ इतनी कस गई कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने झटके से उसका हाथ हटाया। पति ने गाड़ी रोक दी और सख्त स्वर में कहा, बस अब एक शब्द और नहीं, डॉक्टर से सब कहो, वहाँ सच्चाई सामने आएगी। कुछ देर बाद हम डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर मध्यम उम्र के थे, शांत और गंभीर। उन्होंने नंद को देखा और धीरे से कहा, आइए बैठिए, आप परेशान लग रही हैं। पहले तो नंद चुप रही, फिर अचानक रोने लगी। शब्द उसके मुंह से टूट टूट कर निकलने लगे। सब मुझे छोड़ गए, पापा जल्दी चले गए, माँ पूजा पाठ में डूब गई, भाई ही था जो मेरा था। मैंने सोचा भाई हमेशा मेरा रहेगा, लेकिन अब सब बदल गया। उसकी आवाज़ भर्रा रही थी। भाई से प्यार ही तो किया, मैंने क्या गलत किया? कमरे में खामोशी छा गई, मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। पति के चेहरे पर गहरा दर्द उभर आया। डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, ये प्यार भाई बहन का नहीं है बेटी, ये गलत दिशा में चला गया है। तुम्हें इसकी वजह से तकलीफ हो रही है और दूसरों को भी। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ये तुम्हें तोड़ देगा। नंद सिसकते हुए बोली, पर मैं अकेले कैसे रहूँगी? मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि ये मेरे पति को इशारा करके मुझे छोड़ देंगे और फिर मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। डॉक्टर ने समझाया, अकेलापन बीमारी नहीं है, लेकिन उससे भागकर गलत रिश्तों में पड़ जाना खतरनाक है। तुम बीमार नहीं हो, लेकिन तुम्हें गहरी थेरेपी की ज़रूरत है। तुम्हें सीखना होगा कि भाई को पति की तरह नहीं, भाई की तरह देखो, और इसके लिए इलाज ज़रूरी है। नंद सुबकते हुए खामोश हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी थकान भी थी। डॉक्टर ने हमें देखते हुए कहा, यह मामला आसान नहीं है। अगर आप सब साथ दें और इसे मजबूती से इलाज पर लिया जाए तो धीरे धीरे सुधार आ सकता है। अगर अब भी टाला गया तो स्थिति और खतरनाक हो सकती है।
मैं और पति दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस पल हमें समझ आ गया कि यह केवल हमारे रिश्ते का इम्तिहान नहीं है, बल्कि नंद की ज़िंदगी का भी सवाल है। डॉक्टर से लौटने के बाद घर का माहौल कुछ दिनों तक शांत रहा। नंद दवाइयाँ लेने लगी थी। हफ्ते में 1-2 बार डॉक्टर से मिलने भी जाती थी। बाहर से लग रहा था कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि शांति केवल ऊपर ऊपर की थी। उसकी आंखों की वो अजीब चमक अब भी कभी कभी लौट आती। एक शाम मैं रसोई में थी। नंद पीछे से चुपचाप आई और धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हें लगता है कि दवाई खाने से मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? नहीं, भाई मेरा था, है और रहेगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें समझना होगा ये गलत है। तुम्हारा भाई अब सिर्फ भाई नहीं और मैं उसकी पत्नी। अगर तुम सच में उसे चाहती हो तो उसे शांति दो। नंद की आंखें अचानक गुस्से से भर गई। शांति? मेरी ज़िंदगी में कभी शांति रही ही नहीं, और जब तक तुम रहोगी रहेगी भी नहीं। उसके शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह उतर गए। मैं घबराई हुई पति के पास गई और सब बताया। पति ने फिर से सख्ती से दिखाई, दीदी अब बहुत हुआ। अगर तुमने इसे और परेशान किया तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। चाहे ये घर बांटना पड़े, लेकिन मेरी पत्नी को चैन मिलेगा। उस रात माहौल और बिगड़ गया। करीब आधी रात को अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। मैं चौंक कर उठी। सामने नंद खड़ी थी। उसके हाथ में कांच का टूटा हुआ गिलास था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। वह चिल्लाई, अगर तुम नहीं रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं समझती तुम? मेरे होश उड़ गए। मैंने चीख मारी। पति दौड़ कर आए और नंद का हाथ पकड़ लिया। कांच उनके हाथ में लग गया और खून निकल आया, लेकिन उन्होंने कसकर उसका हाथ थामे रखा। दीदी होश में आओ, ये रास्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। नंद पूरी तरह हाँफ रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह फर्श पर गिर गई और टूटे बच्चे की तरह रोने लगी। मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। उसका गुस्सा अचानक बेबसी में बदल गया था। पति ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। तुम अकेली नहीं हो दीदी, मैं हूँ, लेकिन भाई की तरह समझो इस बात को। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि गहरी चोट और डर है। अकेलेपन का डर। सास भी आ गई और उन्होंने रोते हुए कहा, अब इसे और टाला नहीं जा सकता, इसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा। घर का माहौल और इसका दर्द दोनों मिलकर इसे तोड़ रहे हैं। पति ने सिर झुका लिया। हाँ माँ, अब यही सही है। मैंने नंद की ओर देखा। उसकी आंखें बंद हो रही थी, जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसके होंठों से धीमे स्वर में आखिरी शब्द निकले, भाई मत छोड़ना मुझे। और वह बेहोश हो गई। नंद को उसी रात अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन वह गहरे जुनून और अकेलेपन की बीमारी से जूझ रही है। इलाज लंबा चलेगा, लेकिन अगर परिवार साथ दे तो उम्मीद है कि वह धीरे धीरे ठीक हो सकती है। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। वह बार बार रो पड़ती, कभी डॉक्टर से झगड़ती, कभी हमें देखकर गुस्से में भर जाती, लेकिन दवाइयाँ और थेरेपी धीरे धीरे असर करने लगी। एक हफ्ते बाद जब हम उससे मिलने गए तो उसने पहली बार शांत होकर बात की। उसने पति की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, भाई माफ़ करना, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मैं डर गई थी, मुझे लगा था तुम भी मुझे छोड़ दोगे। पति की आंखें भर आई। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। दीदी मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और तुम्हारे लिए मेरी जगह हमेशा बहन की होगी। नंद ने मेरी ओर देखा। उसकी नज़र में अब वो पुराना गुस्सा नहीं था, बस थकान और पछतावा था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया। मेरे गले में शब्द अटक गए। मैंने बस सिर हिलाकर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल से लौटते वक्त कार में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पति ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अगर तुम शुरुआत से मेरा साथ न देती तो शायद ये घर बिखर जाता, लेकिन आज लगता है हम सब फिर से जीना सीख पाएंगे। मेरे दिल में पहली बार सुकून उतरा। मैंने बाहर झाँक कर आसमान देखा। बादल धीरे धीरे छट रहे थे। कुछ महीनों बाद नंद में सुधार नजर आने लगा। वह अब पहले जैसी कटु बातें नहीं करती थी। डॉक्टर की निगरानी में उसने थेरेपी शुरू कर दी और घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मैं और पति अब और भी करीब आ गए थे। इस पूरे संघर्ष ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया था। हाँ, कहीं ना कहीं उस दौर की परछाइयाँ हमारे साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन अब हमें उनसे डर नहीं था, क्योंकि हमने सीख लिया था हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, और अगर हम सच्चाई से उसका सामना करें तो सबसे अंधेरी रात भी कभी ना कभी सुबह में बदल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।